हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, दैट इज़ IFRS और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बीच में। इसके अलावा IFRS और US गैप के बीच में भी क्या डिफरेंस है, ये दो डिफरेंसेस आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो हमने सिमिलैरिटीज़ बहुत बार देखी हैं इन दोनों के बीच में। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सिमिलर नज़र आते हैं और कई बार डिफरेंसेस बनाने में मुश्किल आती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में असल में क्या डिफरेंस है जो हमें देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए करेंगे स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो चैनल का लिंक है वो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ IFRS का क्या डिफरेंस है। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको पता ही है। एक बेसिकली आप एक सिंपल अकाउंट्स में अगर जाओगे तो सबसे पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ते हो, और उसी के लिए आपको IFRS के बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या, तो सबसे पहले इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल, तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्यों लिखा गया है। क्योंकि जो IFRS है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं, जबकि जो इंडियन, जिसके नाम के साथ ही इंडियन लिखा हुआ है, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हम एक स्पेसिफिक वर्जन भी कहते हैं। किसका? IFRS का। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दोनों में क्या चीज़ें हैं। लेकिन अब फुल फॉर्म तो क्लियर हो गई दोनों की, लेकिन साथ में अब ये चीज़ है कि इनको बनाया कैसे गया, इनमें क्या क्या चीज़ों की डिस्क्लोजिंग की जाती है, दोनों में असल में क्या चीज़ों के साथ हम डील करते हैं, वो नीचे आपको बताया गया। जैसे कि डेवलप्ड बाय का मतलब किसने बनाया, मतलब कौन, जो IFRS है वो किसने बनाए हैं स्टैंडर्ड्स, तो उसका नाम है IASB, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। और जो MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ने किसे डील किया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, अब बात आती है कि फॉलोड बाय। इंटरनेशनल का मतलब ये नहीं कि हम उसे कह दें कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के बीच में है, जी नहीं। जो IFRS है वो आज के टाइम में 144 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड के साथ डील कर रहा है, यानी 144 कंट्रीज़ IFRS को अपना रही हैं। इसीलिए IFRS के यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो IFRS के साथ डील अगर हम कर लें तो हमें इंटरनेशनली अकाउंटिंग के साथ डील करना आसानी से पता चल जाएगा। जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ फॉलो किए जाते हैं इंडिया के बीच में, ताकि इंडियन अकाउंटिंग को आसान बना दिया जाए। जबकि दोनों में बेनिफिशियल कौन सा ज़्यादा है? IFRS, वो तो आपको पता है, लेकिन उसे स्मूथ बनाने के लिए ही किसका इस्तेमाल करा गया है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, फिर आता है डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र का मतलब होता है क्या क्या डिस्क्लोज करना है इसके बीच में। तो कंपनी कंप्लाइंग विद IFRS, उसे क्या डिस्क्लोज करना है? उसे डिस्क्लोज करना है एज अ नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अगर मैं ये बात करूँ तो सबसे पहले डिस्क्लोज़र IFRS में क्या होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू IFRS बनी हुई हैं। मतलब IFRS में सबसे पहली चीज़ हमें ये डिस्क्लोज़ करनी है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कोई चीज़ बना रही हैं या कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर हम IFRS के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो हमें मेंशन भी करना पड़ेगा साथ में, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ ऐसा नहीं है। फिर आता है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स। तो नाम ही है सिर्फ दोनों में डिफरेंस डिटेल में बताने के लिए कि दोनों में क्या क्या मतलब आ जाता है। तो नॉर्मली आपके साथ नाम आ जाते हैं कि IFRS में अगर आप डील करोगे तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, P&L है, इक्विटी पीरियड और कैश फ्लो, चार चीज़ें मेनली बात करी जाती है। जबकि उसके अंदर मतलब इंडियन AS के अंदर आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों के बारे में भी बात करते हो, जैसे कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गया या फिर नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इनके बारे में भी आप डिटेल में बात कर लेते हो इसके अंदर। फिर आता है हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसमें क्या डिफरेंस आता है कि जो भी IFRS है, ठीक है, उन्हें क्या करना है, कहीं ना कहीं स्पेसिफिक गाइडलाइन के साथ अपनी बैलेंस शीट को बनाना है। और वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या है? करंट या नॉन करंट एसेट के साथ अपने एसेट्स को क्लासीफाई करना है।
मतलब चाहे वो लाइबिलिटी है चाहे वो एसेट्स हैं, उन्हें करंट या नॉन करंट के बीच में ही रखना है, दैट इज़ अंडर द IFRS। जबकि दूसरे में ये बताया गया है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर हम कहें कि बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट बन जाए, मतलब इंडियन AS के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप थोड़ा सा चेंज भी कर दोगे, किस तरीके का भी कर दोगे, तो कोई मैटरिंग नहीं करता इस चीज़ में, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ के अंदर। लेकिन उसमें ये चीज़ कही गई है कि सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो करनी है, दैट्स इट। मतलब फॉर्मेट किसी भी तरीके का बना दो लेकिन गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जबकि उसमें फॉर्मेट भी अच्छे से बताया गया कि करंट या नॉन करंट के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा या पीछे नहीं। क्लियर। अब बात आती है रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस, कैसे ये एग्जिस्ट में आए। तो IFRS के एग्जिस्ट में आने का मतलब सिर्फ एक ही था, गाइडेंस प्रिंसिपल यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ अच्छे से डील करवाना। ठीक है, इसीलिए मैं साथ में पॉइंट जोड़ देता हूँ नीचे वाला भी, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। ठीक है, जबकि रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस अंडर इंडियन AS क्या था कि जो IFRS है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट बनी हुई थी जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने इंडियन AS को बनाया, या इंडियन AS को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ने डेवलप किया। और ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन साथ में ये रूल्स को भी फॉलो करवाते हैं, इट इज़ द मेन थिंग। ठीक है जी। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन AS एंड IFRS। क्लियर। चलिए, एक पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, यहाँ पे अब नीचे आ जाता है हमारे पास IFRS और US गैप के बीच में। IFRS के बारे में तो मैंने पूरा बता ही दिया आपको नॉर्मली, ठीक है, लेकिन अब हमने ये समझना है कि US गैप में और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो IFRS के बारे में अगर पूरा अंडरस्टैंड कर चुके हो तो US गैप को समझना आसान हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए गैप क्या है। गैप मतलब गैप की फुल फॉर्म क्या है। तो जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, नॉर्मली यू नो वेरी वेल, लेकिन एक इंडियन भी होते हैं, ये एक US भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूएसली फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए हम इसे US गैप भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम ये देखें कि इन्हें डेवलप किसने किया, तो IFRS का तो आंसर आपके सामने ही है कि वो मैंने ऊपर बता दिया, IASB ने बनाया उसे। लेकिन अब जो गैप है उसे किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ने नहीं बनाया, उससे बनाया है FASB, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ये कुछ बोर्ड्स बने हुए हैं जिनकी डिटेल भी आपको दी जाएगी। उन बोर्ड्स ने इन्हें डेवलप करा ताकि हमारी जो अकाउंटिंग है वो एक फ़्लो के साथ, एक अच्छे वे में, गाइडेंस के वे में चलती रहे। ठीक है, अडॉप्टेड बाय। लेकिन अब बात यही आ जाती है कि बेशक बनाया किसी ने भी है लेकिन अडॉप्ट किसने करा है। तो अगर IFRS की बात करें तो वो ऊपर हमने पढ़ लिया था कि ये इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया है, जिसमें से 144 कंट्रीज़ आज के टाइम में वर्ल्ड में हैं जो IFRS को अपना रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो गैप है, जो US गैप है, मैंने अभी क्लियर करा, उसे हम US गैप क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर वो अडॉप्टेड किसने करा हुआ है? US ने, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्लियर। ऊपर हमने ये भी क्लियर कर लिया था कि इंडियन AS और IFRS में एक किसके ऊपर बेस करते हैं। तो IFRS हमने पढ़ लिया था कि वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जबकि जो US गैप है वो जैसे कि इंडियन AS रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही US गैप भी किसके ऊपर बेस्ड है? रूल्स के ऊपर, लेकिन ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल के ऊपर IFRS है और रूल्स के ऊपर US गैप। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस अच्छे से करना है, जैसे कि इन्वेंट्री मेथड्स अलाउड। इन्वेंट्री के कौन कौन से मेथड्स को अलाउ किया जाता है? तो IFRS कहता है कि हमने जो इन्वेंट्री के मेथड्स को रखना है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ फीफो। सिर्फ एंड सिर्फ फीफो का मतलब क्या? सिर्फ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को अपनाना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं रखना। जबकि US गैप में ये दोनों पॉइंट क्लियर करे गए हैं कि दोनों मेथड से आप कर सकते हो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन, नो मैटर व्हाट। लेकिन IFRS में ओनली फीफो की बात करी गई है। ठीक है, इन्वेंट्री की रिवर्सल के साथ क्या डिफरेंस है? तो IFRS जो कहता है वो कहता है कि हम इन्वेंट्री को रिटर्न डाउन वे में रिवर्सल करेंगे। ठीक है,
रिटर्न डाउन वे में रिवर्सल का मतलब रिटर्न डाउन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के थ्रू हम इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करने के बाद वो तो चलो एसेट्स के साथ रिटर्न डाउन हो गया ना, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है ना एक, उस वैल्यू के थ्रू हमने रिवर्सल करनी है किसके बेस पे, दैट इज़ इन्वेंट्री के बेस पे। जबकि दूसरा केस क्या है, गैप, वो कहता है हमने ऐसा कुछ मेथड रखना ही नहीं है, बात ख़त्म करो, हमारे लिए ऐसा कोई मेथड है ही नहीं, हम ऐसा कोई मेथड रिवर्सल का रखेंगे ही नहीं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, अब इसमें क्या डिफरेंस आता है कि जो IFRS है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होती हैं, ठीक है, उसके साथ डील नहीं करता साथ में, ठीक है। मतलब कह लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर नॉट सेग्रीगेटेड एंड इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट। मतलब जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें आपने ये देखना है कि जो इनकम स्टेटमेंट बन रही है IFRS के अंदर, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं होंगी, ये होता है IFRS में, ठीक है। जबकि US गैप में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनको भी साथ में रखा जाता है, उनको भी डील करवा लिया जाता है एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और उसमें क्या किया जाता है, जो नेट इनकम है उसकी सब हेडिंग में इनकम स्टेटमेंट में शो कर दिया जाता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं वो एक तरीके की हमारी इनकम्स हो सकती हैं, इसलिए हमने उसे नेट इनकम के बेस पे शो कर दिया जाता है, ठीक है। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यूएशन क्या है, जो IFRS है ना वो यूज़ करता है रीवैल्यूएशन मेथड को, जबकि जो गैप है वो यूज़ करता है कॉस्ट मॉडल मेथड को। अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनको जिनको यूज़ करा जाता है। इसी तरीके से जो IFRS है वो कहता है हमने रीवैल्यूएशन मेथड ज़्यादा रखना है, जो रीवैल्यूएशन है मतलब जो वैल्यू रीवैल्यू होके आई होगी हमने सिर्फ उसे यूज़ करना है। जबकि जो गैप कहता है कि जो हमारी कॉस्ट वैल्यू होगी, कॉस्ट मतलब जो सबसे पहले हमने उसे पे करा, जो लिया था, जिस कॉस्ट के ऊपर हमने उस चीज़ को लिया था, सिर्फ वही वैल्यू रखी जाएगी। हमने कोई रीवैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं देना कि आज के टाइम उसकी क्या रीवैल्यू बनी है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है IFRS के अंदर, IFRS जो है उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है, अच्छे से कैपिटलाइज कर दिया जाता है जितनी जितनी कंडीशंस होती हैं उनके साथ। मतलब कैपिटलाइज वे में मतलब हम उसे रोकते नहीं अपने पास, हम अपने पास रखते नहीं हैं, हम उसे आगे की आगे क्या करने की कोशिश करते हैं, कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो गैप है ना उसके अंदर जितने भी हमारे डेवलपमेंट कॉस्ट होती हैं उन्हें हम खर्चा मान लेते हैं, उन्हें हम कैपिटलाइज नहीं करते। यानी इन शॉर्ट कहूँ तो IFRS में उसे हम कैपिटलाइज करने के बाद क्या कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं या फिर लाइबिलिटी के वे में शो कर देते हैं। जबकि उसमें हम एक्सपेंस वे में रख लेते हैं कि ये हमारा एक खर्चा है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और दोनों के बीच में आज आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है। तो इंडियन AS, गैप और IFRS तीनों के बीच में आप कह सकते हो कि आपको क्लैरिटी हो गई कि तीनों के टॉपिक क्या है, तीनों का डिफरेंस क्या है, तीनों का मीनिंग क्या है, राइट। चलिए, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलेगा आपको। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।